यहाँ भी रिवीजन नहीं चल रहा है ना हमारा। पहले प्रियम्बल के बारे में थोड़ा रिवाइज कर लेंगे। प्रियम्बल याद है? हैं? हाँ, सुनाओ यार। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ। नहीं, प्रियम्बल याद है, कहाँ मैंने प्रियम्बल। हाँ है याद। हाँ सुनाओ। हम भारत के लोग ऐसे वाला। हाँ। हम्म। यहाँ क्या लिखूं? शासन। बस इतना ही था। इन बिंदुओं पे ही बात किया था ना हमने मेन। इसमें क्या था? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। हम भारत के लोग, लोक प्रभुता की बात आई थी यहाँ पे ना। इसमें एक विचारक का नाम पढ़ा था हमने। शक्ति का स्वरूप संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक या गणराज्य, जो याद है एक जैसी बात है। उद्देश्य में क्या था? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय और विचार अभिव्यक्ति और बंधुत्व। इन बिंदुओं पर बात किया था हमने। क्या लिखे हैं मैंने? ये क्या हुआ? ये प्रियम प्रस्तावना होती है ना, वो एनसीईआरटी की किताबों में सबसे पहला पन्ना ये होता है, देखा होगा सारी किताबों में ये तो होता है। किसी में लास्ट के पन्ने में मिलेगा, कहीं ये शुरू में मिलेगा। तो हमारे भारत में अलग अलग चिंतक हुए, सबने इनको अलग अलग नाम से बोला था। जरा बताओ कि क्या क्या था? ठाकुर दास भार्गव ने क्या कहा था प्रियम्बल को? तुमको तो पढ़ाई नहीं, तुम्हारे उधर में गलत देख रहा हूँ। हाँ। और मुंशी साहब ने क्या कहा था? के मुंशी जी ने कुंडली है। एक और व्यक्ति का नाम बताया था ना, नानी पालकी वाला। हाँ, उन्होंने क्या बताया? परिचय पर। कभी मेंस में अगर ऐसा आ गया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान की आत्मा है, तो उसको सिद्ध करने के लिए हमारे पास रॉ मटेरियल है पूरा। इन्हीं बिंदुओं को लिखना, ठीक है? उसी को तो सिद्ध कर रहे हैं, इसी को तो जस्टिफाई कर रहे हैं ना कि संविधान क्या है ना, प्रियम्बल क्या है? संविधान की आत्मा है। इन्हीं सब तत्वों को हम यहाँ पर प्रूव कर रहे हैं। फिर हमने आपको बताया होगा कि ये एक फिलोसफिकल टेम्परामेंट बनाता है हमारी पूरे उसका, किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का। ये फिलोसफी है ना, पूरा दार्शनिक विचारधारा है हमारे संविधान की।
अब इसमें अलग अलग शब्दों का मतलब है, थोड़ा गहरा मतलब, तब इसको हम दार्शनिक कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं थोड़ा। सत्ता की शक्ति का स्रोत, हमारी प्रेमल यहीं से शुरू होती है, हम भारत के लोग। तो इसका क्या मतलब था? हाँ? सारे डिसीजन कौन लेंगे? हम भारत के लोग, है ना। अगर कोई एक व्यक्ति अकेले डिसीजन लेता तो उसको क्या बोलते? मोनार्की। मोनार्की वही तो होती है। जैसे आपने सुना होगा लुई 14वां जब राजा बनता है फ्रांस का, लुई 14वां का नाम सुना है? फ्रांसीसी कंपनी जब भारत आई थी, लुई 14वां के टाइम पे तो आई थी, तो वो कहता था कि किंग इज रूल करके ना, जो राजा है वही क्या है? राज्य है। उसने जो बोल दिया वही कानून है, ऐसा उसने सिद्ध करने का प्रयास किया था। तो उसे संवैधानिक राजतंत्र कहा था हमने। तो सत्ता की शक्ति का स्रोत क्या होना चाहिए? हम। और हम की भावना क्या हो जाएगी? लोकतंत्र की ओर जाएगी। लोकतंत्र की परिभाषा क्या है? लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए जनता द्वारा शासन है ना। तो ये देखो लिखा ना, हम भारत के लोग। मैं नहीं बोल रहा हूँ, हम बोल रहा हूँ ना। तो हम भारत के लोग में क्या आ गया? संपूर्ण भारतीय जनता। तो लोक प्रभुता का सिद्धांत यहीं से हमको समझ में आता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बुक हमने कुछ समझाया होगा आपको। क्या था? वॉक्स पॉपुली वॉक्स गॉन करके उसने एक अवधारणा दी थी जो वर्तमान तक चली आ रही है। अब शक्ति का स्वरूप देखते हैं। शक्ति के स्वरूप में क्या था? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न, संप्रभुता क्या चीज़ है? अपना जो मैं निर्णय ले रहा हूँ वो अपने दम पे ले रहा हूँ, ना उसमें कोई दबाव है बाह्य, ना कोई आंतरिक दबाव होना चाहिए। उसको हम क्या बोलूँगा? उसको हम बोलते हैं संप्रभुता। तो भारत की संप्रभुता पे सवाल उठते हैं क्या? कुछ ऐसे बिंदु बताए होंगे मैंने जहाँ पे इसकी संप्रभुता का हनन हो सकता है। कह सकते हैं कि यहाँ पे संप्रभुता के साथ चैलेंज है। ऐसे कौन से बिंदु थे? तुमने ये लिखा नहीं है? नोट्स में लिख लिया था? याद करो इनको, ठीक है। क्या इंडिया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है? हैं? क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? FRP बताया होगा, फेयर एंड रीमनरेटिव प्राइस होता है, गन्ने के लिए दिया जाता है। उसमें WTA वाला विवाद समझाया होगा, देखा कर जाके, कॉपी में लिखा था तुमने? FRP वाला मुद्दा लिखा नहीं होगा, सुना होगा बस। ऐसे हिंट कर लेना चाहिए ना उसी समय, WTO एंड FRP का मुद्दा। WTO और FRP ब्रैकेट में गन्ने वाला मुद्दा। आजकल न्यूज़पेपर देख रहे हो आप लोग? स्पीकर को हटाने की बात फिर से आ रही है। ओम बिरला को क्या प्रोसेस होता है उसका, पढ़ा तुमने पढ़ा? नहीं पढ़ा? स्पीकर को पहचानती कौन है? ये नहीं है स्पीकर, हाँ वो स्पीकर लोकसभा का है। तुम पहचानते लोकसभा स्पीकर को कौन है? हाँ कह देती है खाली। ओम बिरला का नाम सुना है? ओम बिरला नहीं सुना है? तो तुमने कैसे बोल दिया कि तुम स्पीकर को जानती हो? हाँ तो बोला भी तुमने ना, स्पीकर को जानती हो। क्या उसका प्रोसेस देखा तुमने? स्पीकर को हटाने का क्या प्रोसेस होता है? कितना वो चाहिए उसमें, मेजोरिटी कितना चाहिए, ये चीज़ है ना उसमें थोड़ा। उसमें है सिंपल मेजोरिटी, लेकिन उसमें सिंपल मेजोरिटी थोड़ी अलग टाइप की होती है। जितने सदस्य हैं, सिंपल मेजोरिटी का मतलब हमने क्या समझा था कि जितने लोग सदस्य उस दिन वोटिंग पर आएंगे उनका 50% +1, वो थी सिंपल मेजोरिटी। लेकिन इस केस में क्या होता है कि जितनी टोटल हमारी स्ट्रेंथ है लोकसभा की, कितनी है? 543 है अभी, ठीक है। तो 543 का 50% +1, तो 260 मेंबर अनिवार्य रूप से चाहिए होते हैं। हाँ, ऐसा कभी होता नहीं है। इस लोकसभा स्पीकर को हटाना मुश्किल है ना, क्योंकि अभी हमारी जो BJP का बहुमत है वो बहुत ज़्यादा है, 260 से तो ज़्यादा ही सीटें हैं उसके पास,
ऐसे इंडिया में कितनी बार हो गया लोकसभा स्पीकर पे जो हटाने का मुद्दा आया था, 3-4 बार। सबसे पहले आया था, जो पहले स्पीकर कौन थे हमारे, महावलंकर, उनके लिए आया था। फिर एक इंदिरा गांधी जी के टाइम पर था, और एक अभी इन पे ओम बिरला जी पे। ये ओम बिरला पे दूसरी बार आ गया है, इससे पहले भी आया था एक बार, लेकिन उस समय ये सदन के पटल पर आ नहीं पाया था। लेकिन अभी तो ये अपोजिशन ने इसको डाल दिया है। स्पीकर को हटाना संभव नहीं है, बस एक विचार है वो। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कुछ बिंदुओं पर नहीं दिखता है। कहाँ पर नहीं दिखता है? एक तो अंतर्राष्ट्रीय मामला। और कोई मुद्दा बताया था? समाजवादी कैसे है इंडिया? डीएस नकारा केस, हाँ, संरक्षण देना। इसी में हम क्या समझ लेंगे? आरक्षण वाला मुद्दा है ना, आनुपातिक समानता कहते हैं जिसको। वो बास्केटबॉल वाला एग्जाम्पल याद होना चाहिए, वहाँ से इसको पूरा हमने कनेक्ट कर लेना है। सकारात्मक समता है ना, पॉजिटिव समता बताई थी, वहाँ इसको कनेक्ट किया जाएगा। पंथ निरपेक्षता क्या थी? सेकुलम। क्या 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 करेगा? मान्यता नहीं देगा, सभी धर्मों को संरक्षण देगा, और स्वयं भारत जो राष्ट्र है उसका कोई धर्म नहीं होगा। मतलब इंडिया जो एक राज्य है उसकी कोई धार्मिक पहचान ना हो, है ना। इसका मैंने बताया था ना, इसको इंग्लिश में क्या क्या बोलते हैं? सेकुलरिज्म। सेकुलम बताया होगा एक वर्ड। सेकुलम मीन्स क्या होता है? दिस वर्ड, इहलौकिक विचारधारा, है ना। क्योंकि धार्मिक विचारधारा क्या बनाती है हमको? पारलौकिक, है ना, भगवान होते हैं। भारत में हिपोक्रेसी हुई ना पूरी, ढोंग ढांग ढकोसला कहते हैं जिसको। भारत में देखो, जब इलेक्शन होते हैं उसमें स्पष्ट मेंशन है कि हम धर्म के आधार पर, लालच के आधार पर, भय के आधार पर कभी वोट प्राप्त नहीं करेंगे। ये स्पेशली संविधान में भी लिखा गया है। लेकिन जब हम चुनाव में जाते हैं तो इन्हीं से वोट आते हैं, धर्म के आधार पर, भय के आधार पर और लालच के आधार पर। यही आधार है ना। तो ये तो हिपोक्रेसी है। ये खाली कॉन्सेप्ट दिया है ना, नाम मात्र का है। इसको यूज किया जाता है किसके द्वारा? पार्टी पॉलिटिक्स हुई हो। देखो, इस कॉन्सेप्ट को लेके कौन आई थी? इंदिरा गांधी मैडम। क्योंकि क्या करना था? अल्पसंख्यक वोट चाहिए थे। अल्पसंख्यक कौन है? हिंदू के अलावा जितने सब अल्पसंख्यक हो गए। और जब 1971 का सेंसस हुआ था तो जो अल्पसंख्यक थे उनकी संख्या बढ़ने लग गई। तो अब वोट बैंक चाहिए ना, अपना चुनावी राजनीति में क्या करना? अपने वोट बढ़ाने हैं। तो इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को एंट्री दे दी भारत में, पंथ निरपेक्षता की। अब भारत किसी के पक्ष में नहीं है, भारत क्या है? स्वतंत्र है, सबको समान भूमिका मिलेगी, इससे वोट आएंगे। तो अल्पसंख्यक जो, जैसे मुस्लिम जो वोट थे हमारे, इसी की वजह से तो आए भारत में। कांग्रेस है ना, मुस्लिम सपोर्टर कौन है? कांग्रेस बोला जाता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, वो इस कॉन्सेप्ट की वजह से। अब क्या पूछना था? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, रिपीट करो। जी राम जी, हाँ। देखो, इनका मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। बीजेपी की जो मंत्री हैं वो क्या लॉजिक दे रहे हैं इसके पीछे। देखो, अभी तक रोजगार गारंटी का नाम किसके नाम से था? महात्मा गांधी, ठीक है। और महात्मा गांधी जो आराध्य पूजा किसकी करते थे? उनका सबसे प्रिय वाक्य कौन सा था गांधी जी का? रघुपति राघव। मतलब वो कौन है? राम है ना। तो बस जी राम जी कर दिया हमने, क्या गलत किया? ये उनका तर्क है, मैं नहीं कह रहा हूँ, न्यूज़पेपर में आता है ना। देखो, जो रूलिंग पार्टी होती है ना वो बहुत ताकत में होती है, कुछ भी। अब ये हमारे यहाँ आलोचना का पक्ष बनता है, बिल्कुल सही बात है। तुम क्या कहना चाह रही थी इसमें? कि नाम, हाँ, उसको धार्मिक नाम दे दिया। जैसे हम देख रहे ना, उत्तराखंड में भी बहुत सारे स्थान ऐसे थे, पैलेस, जिनको नाम चेंज किया था। तो वो क्या दिखा रहा है कि हमारी जो अभी रूलिंग पार्टी है वो क्या है? किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को क्या क्या कर रही है? प्रमोट कर रही है ना। लेकिन हमने पंथ निरपेक्षता का भी क्या क्या था? कॉन्सेप्ट को अपना रखा था। अब देखो, इसके अगेंस्ट क्यों जा रहे हैं, समझ पा रही हो?
इस कॉन्सेप्ट को लॉन्च किसने किया था? कांग्रेस ने। और अभी इसकी बिल्कुल अपोजिशन में पार्टी है, कौन है? बीजेपी, है ना। तो इसको तोड़ना है, इसके सारे कॉन्सेप्ट तोड़ने हैं। नियम कानून मतलब इसके जितनी पॉलिसीज लाई थी उनका नाम चेंज किया, और लास्ट में इसको भी हटा दिया जाएगा। देखना, अगर ऐसी पावर में बना रहेगा तो हाँ, ये भी चेंज हो जाएगा। पंथ निरपेक्षता का वैल्यू। और कुछ इसमें आपको पूछना है? अगला है लोकतांत्रिक। हिमांशु भाई, जरा लोकतंत्र के बारे में 2 शब्द बता दोगे? लोकतंत्र विशेष करेंगे। मेरे को पानी पीना था, जरा पानी दे दो। क्या है लोकतंत्र, क्या बोला? लोगों द्वारा तंत्र विद्या। तो देखो, प्रियम्बल चल रहा है, पॉलिटी की क्लास में प्रस्तावना है। प्रियम्बल क्या थी? अरे प्रस्तावना क्या होता है भाई साहब? ये क्लास तो आपने लिया होगा। हाँ, यस, फर्स्ट प्रीफेस ऑफ अ बुक। तो ये वाली बुक कौन सी है? हमारी कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसके पहले पन्ने में यही चीज़ें लिखी हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हो गई हैं, अभी हम चल रहे हैं लोकतंत्र पे। लोकतंत्र क्या होता है? अभी तुमने बताया था ना, जनता के लिए जनता द्वारा शासन है। इस चीज़ को जस्टिफाई ये हमने यहाँ कर दिया था। थोड़ा लोकतंत्र कहाँ है, मतलब 2 प्रकार का लोकतंत्र देखा जाता है ना, एक प्रत्यक्ष एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक ही एग्जाम्पल मैंने बताया होगा आपको, कहाँ? स्विट्जरलैंड, अफ्रीका। हाँ, स्विट्जरलैंड प्रत्यक्ष है ना। और अप्रत्यक्ष हर जगह हमको अप्रत्यक्ष ही दिखाई देता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब हम एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनकर वहाँ भेजते हैं, फिर वो आगे रूल करता है। बाकी इसकी और अवधारणाएं थी, उसको मैंने रोक दिया था, हमारे लिए इतना बहुत है। बाकी गणराज्य क्या होता है? हेड ऑफ द स्टेट इलेक्शन से जाएगा ना। इसमें आपको मैंने बताया होगा कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को अलग अलग झंडा फहराया जाता है, उसका महत्व यहाँ है। भाई साहब, 15 अगस्त को झंडा कौन फहराता है? हिंदुस्तानी। अरे भाई साहब, क्या पूछ रहा हूँ मैं कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री फहराएगा या राष्ट्रपति फहराएगा? भारत में दोहरी शासन प्रणाली है ना। झंडा तो एक ही है, एक एक गले में बांध के खींचेगा थोड़े ना। झंडा तो एक ही है। तो 14 फरवरी के बारे में पूछूं? क्लास तो क्लास है ना। उस तुमने किया, उसने किया? ठीक। कितनी तारीख है आज? कितनी तारीख है आज? ना ना, आज कितनी तारीख है? मार वार मत खाना यार। मजनू बने फिर रहे हो हैं? मजनू हूँ लेकिन इतना भी नहीं बोला। तो भाई साहब, गणराज्य क्या था फिर? ठीक है फिर। गणराज्य क्या बताया मैंने? हाँ, चुनाव बताया था मैंने। कोई बात नहीं।
एक हाथ में बंसी पकड़ो, घूमो रोज मार्केट में तुम्हारे लिए रोज ही हो जाएगा। तो अभी हो गया, फिर इसके बारे में बता दो जरा। गणराज्य के बारे में तुमको भी नहीं पता, फिर अभी मैंने बताया, खाली बताया मैंने तो, है ना। तुमको समझ में ही नहीं आई बात। ये रिवीजन क्लास है हमारी, यहाँ ध्यान देना, इन चीज़ों के बारे में मैं डिटेल में बता चुका हूँ, तब खाली एक इंट्रोडक्शन चल रहा हो। जो राष्ट्र का मुखिया होता है उसको इलेक्शन से चुना जाता है, ये बताया था। उस पद्धति को क्या कहते हैं हम? गणराज्य। याद रहेगा, घर जाके कॉपी में देखना ना, बार बार पढ़ना पड़ता है वरना भूल जाएंगे। हिमांशु भाई को ज़रूरत थोड़ा है, वो तो बस वैसे ही, तुमको ज़रूरत है अभी ना, तुम तो अभी छोटे हो, वो भाई साहब का क्या है। अब देखो शक्ति का उद्देश्य, उद्देश्य में सबसे पहले हमको न्याय अर्जित करना है। जरा न्याय के बारे में बताओगे? न्याय क्या होना चाहिए? सत्य की, और इस चीज़ को तय कौन करेगा कि मैंने सही किया और मैडम ने गलत किया? हाँ, मतलब वो फैक्ट्स कौन से होंगे? किसी देश की बात की जाए तो देश में कैसे कानून है, अगर आपने कानून तोड़ा होगा तो मतलब आप दोषी होंगे, अगर तुमने कानून नहीं तोड़ा होगा तो दोषी नहीं। बस वही न्याय हुआ। और ये न्याय कितने प्रकार के हुए? 3। सामाजिक न्याय, जो सोसाइटी को बांधने वाले कुछ रूल होंगे, कोई उनको अगर तोड़ता है तो उसके लिए यहाँ काम होगा। अगर कोई आर्थिक इकोनॉमिक्स के कोई रूल, कंपनी लॉ है और MSME लॉ, हम देखते हैं ना सारी चीज़ों को। तीसरा क्या था? राजनीतिक न्याय। क्या था राजनीतिक न्याय? मैंने कुछ मापदंड बताए होंगे आपको ना, 4-5 मापदंड बताए थे, उस पर हम कंपेरेटिव इसकी स्टडी करते थे। जैसे समावेशी विकास बताया होगा, सतत विकास बताया होगा, और महिला सशक्तिकरण और जेंडर इक्वलिटी। इन 4-5 आधार को हम चेक कर लेंगे, इन तीनों कॉन्सेप्ट को कहाँ तक हमने अपने को अचीव किया है ना। फिर SDG गोल आ रखे हैं आजकल, 17 गोल हैं, उसमें भी इन चीज़ों को मेंशन किया है। इन तीनों जस्टिस के बारे में वहाँ बात होती है। ज़्यादा डिटेल में ले जाऊँगा, हमने इससे आगे सब पढ़ा है, मैं बस हिंट दे रहा हूँ। स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता बताई थी। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। विचार मैंने बताया था एक छोटा एंगल है, और अभिव्यक्ति बताया था ना, एक डिब्बा बनाया होगा मैंने। विचार और अभिव्यक्ति में क्या अंतर हुआ? जब विचार मैच्योर हो जाएगा तो वो अभिव्यक्ति में चेंज हो जाएगा। मैं पहले सोचूंगा ना, जब वो पूरा मैच्योर हो जाएगा तभी तो वो, शक्ति कपूर ने कहता है पहले तोलो फिर बोलो। वो तोलने का मतलब क्या है? विचार। उसको जैसे हम छानी बनाते हैं, क्या कहते हैं उसको? छाछ। तो वही, वो क्रीम निकलेगी तभी तो अभिव्यक्ति के रूप में बाहर निकलेगा। फिर विश्वास और धर्म। विश्वास का जब डिग्री बढ़ती है तो वो क्या बन जाता है? फेथ, आस्था कहते हैं उसको, और आस्था ही धर्म हो जाती है मेरी। और जब उसको मैं अप्लाई करने लग जाऊंगा तो वो उपासना है ना। मैं जैसे कि मैं हिंदू धर्म में आस्था रखता हूँ, तो उसके एप्लीकेशन के रूप में जैसे मैंने ये लगा रखा है तिलक, मैंने एंटीना भी रखा है ना। तो कुछ भी हो सकता है अपना अपना, जिसको जो अच्छा लगता है, लेकिन ये इसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है। मैंने आपको बताया था क्या उसमें, लॉ ऑफ एसेंशियलिटी टेस्ट। कुछ चीज़ अनिवार्य हैं जो ये प्रूव करेंगे कि मैं हिंदू हूँ, लेकिन मेरे ये लगाने से ये प्रूव नहीं होगा कि मैं हिंदू हूँ, है ना। हाँ, मेरे को जनेऊ धारण करना पड़ेगा जो इस चीज़ को प्रूव करेगा कि मैं हिंदू हूँ, है ना। व्यक्ति की गरिमा न, समता बात है। समता में क्या है? प्रतिष्ठा और अवसर। अवसर और प्रतिष्ठा की समता मतलब सबको सरकारी नौकरी में समान वो चाहिए ना, अवसर। दूसरा है, सॉरी अवसर तो हो गया, प्रतिष्ठा क्या है? विशेषाधिकार ना हो किसी के पास, और जाति भी भेद ना हो। इसके लिए आर्टिकल 17 का मैंने हवाला दिया होगा आपको। उपाधियों का अंत किया होगा और वो अनटचेबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट किया होगा। इन सब का संबंध अलग अलग भाग और अलग अलग आर्टिकल से था, वो हमने क्लास में पूरा कवर किया होगा, ठीक है। अगर मैं ये बोलूँगा कि हाँ, यहीं पर देखो, प्रतिष्ठा और अवसर को प्रूव करने वाले कौन कौन सी हैं? 16 15 नहीं 16 अवसर हो गया ना। और प्रतिष्ठा की बात आएगी तब 15 आ जाएगा, है ना। लैंगिक समानता वो सब वहीं तो आती है। 15 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, वो सब क्या करेंगे? मुझे प्रतिष्ठा की समता दे देंगे।
अब व्यक्ति की गरिमा आर्टिकल 21 में जितनी बातें कही वो सब यहाँ पे मेंशन हो जाएंगी। राष्ट्र की एकता और अखंडता, एकता मैंने बताया था कि बाह्य एक लक्षण होता है, और नहीं, एकता आंतरिक है, वो भावना से संबंधित है, अखंडता बाहर है। मतलब इंडिया की टोटल बाउंड्रीज में अगर कोई चीज़, भारत की जो एक सीमा क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्र, जियोग्राफिकल एरिया, अगर उसके हाथ से ट्रांसफ़र होती है तो वो उसके अखंडता का सवाल हुआ। और एकता का मतलब है कि मैं भारत में रह के आतंकवाद को अगर प्रमोट कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं, दो चीज़ है ना भारत में, एक है आतंकवाद और दूसरा है नक्सलवाद। मैंने एग्जांपल समझा था आपको ये, आतंकवाद और नक्सलवाद में क्या अंतर है? सर क्या चाइना के प्रोडक्ट्स, मतलब जैसे चाइना के प्रोडक्ट है वो हमारे साथ ऐसे तो नहीं यूज़ करने चाहिए चाइना के प्रोडक्ट, क्योंकि तो आतंकवाद को बढ़ावा देगा वो। मतलब ये तो कुछ वैसा ही वो बन गया कि मान लो कि ये बगल में एक मोमडन की दुकान है, मैं वहाँ से सामान नहीं लूँगा, केवल ये बम बनाते हैं। ये तो ऐसे ही हो गया ना एक लॉजिक आपका। चाइना के प्रोडक्ट लेने चाहिए, उनसे बेचेंगे फिर वो हथियार देंगे उनको। सेम वही तो बताना चाह रहा हूँ। हम ऐसे में तो देखो, हमारे अगल बगल सब मोमडन लोग भी रहते हैं, ऐसे में तो हम उनके वहाँ से सामान ही नहीं खरीदेंगे, हम कहेंगे ये लोग तो बम बना रहे हैं। क्या ये सोचना सही है? यार मैं कैसे, मैं बता रहा हूँ, मेरे अंदर दो हैं, एक तो मैं हूँ भारत का नागरिक और एक मैं हूँ पांडे। उस हिसाब से मैं दूसरी बात करूँगा ब्राह्मण के रूप में। अभी मैं नागरिक हूँ तो अभी मैं कहूँगा कि ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगला है एकता और अखंडता। मैंने क्या पूछा था? नक्सलवाद और आतंकवाद में क्या अंतर है, बताओ। नक्सलवाद में देश की आंतरिक समस्या का मामला है, इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है, और आतंकवाद एक्सटर्नल अफेयर में जाता है। देखो, एक डिफेंस मिनिस्ट्री होती है, एक होम मिनिस्ट्री है ना। डिफेंस मिनिस्ट्री में कौन सी चीज़ें आती हैं? सेना, आर्म्ड फोर्स कहते हैं इसको। और जितने भी इंटरनल सिक्योरिटी के हैं, जितने SSC GD से जो लोग अंदर जाते हैं, क्या कहते हैं उनको? और CRPF, BSF, 7 ब्रांचेज हैं हमारी, तो इंटरनल सिक्योरिटी में आती है, उसको होम मिनिस्ट्री संभालती है। ठीक है, तो अगर हमारी इंटरनल सिक्योरिटी का कोई मामला है तो हमारी एकता को इम्पेक्ट कर रही है। हमारी जो भावना है कि हम लोग एक हैं, हम भारत के लोग, इस विचारधारा को तोड़ने का प्रयास करती है। आपने जो चीन पूछा, इसका संबंध यहाँ जोड़ो ना, गलत क्यों जा रहे हो? चाइना इस चीज़ का प्रयोग यहाँ करता है। जो हमारा नॉर्थ ईस्ट नहीं है, चिकन नेक को तोड़ने का प्रयास नहीं करता चाइना बार बार, इसे कहते हैं ग्रे जोन वॉरफेयर। डायरेक्ट वार करना ठीक नहीं है, वहाँ क्या फैला दो? इंसर्जेंसी करवा दो। इंसर्जेंसी अलग अलग जो देखते हैं हम, पूरा नॉर्थ ईस्ट में रोज इंसर्जेंसी रहती है। अभी कौन सा मुद्दा चल रहा है? वो कुकी मैती वाला। तो वो सब इंड्यूस्ड है, वो अपने आप थोड़ा हो रहा है, वो चाइना के द्वारा है ना, चीन प्रायोजित इंसर्जेंसी हुई हो। तो एकता और अखंडता दोनों को इम्पैक्ट किया जा सकता है। इसके संरक्षण की बात, उद्देश्य आ गया ना, एकता और अखंडता को बनाए रखना है। हाँ? एकता को बनाए रखने के लिए क्या करेंगे हम? ऐसी भावनाओं का संप्रेषण करेंगे जिससे कि हमारे अंदर वी द पीपल ऑफ इंडिया का विचार बना रहे, वैमनस्यता ना आए। अखंडता को रोकने के लिए हमने आर्म्ड फोर्स अपनी रखी हुई है। बंधुत्व, भाईचारे का भाव, हम सब भारतीय हैं, सुनाए राष्ट्रगीत। हम भारत न, वो एक प्रतिज्ञा भी होती थी ना सुबह, ऐसे करके, क्या क्या, क्या था वो? हम क्या था? हाँ, ब्रदर्स एंड सिस्टर। तो तुम 14 फरवरी को कहाँ देख रहे हो? उसने किया था प्रपोज, मैं तो 14 फरवरी के चक्कर में तुम कहाँ मार मत खाना है तो। अब क्या था हमारा? एग्जीक्यूटिव। अरे मैं बिल्कुल ही भूल गया यार, क्या था वो? ये प्रतिज्ञा कहाँ से शुरू होती थी? इंडिया इज माई कंट्री। हाँ, एग्जीक्यूटिव कौन कौन थे इसमें? प्रेसिडेंट की बात कौन पढ़े थे? हाँ, वाइस प्रेसिडेंट, PM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, AGI, और राज्यपाल हैं, गवर्नर।
इनके बारे में फटाफट 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 कर लेते हैं, 15 मिनट बहुत हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल वार्टिकल मुझे नहीं पता, वो सब तुमको पता होगा। मुझे इसमें ये जानना है, एक एमपी की वोट का वैल्यू क्या था, बताओगे? क्या भैंस वैंस बना दिया क्या मैंने, ये काला अक्षर भैंस बना दिया? नहीं भैंस तो नहीं बनाई आपने, क्योंकि भैंस ऐसे दिखती भी नहीं है। क्या पता। बताओ फिर बताओ, तुमको पता है मैंने क्वेश्चन क्या किया? एमएलए के वोट का वैल्यू होता है, एमपी की वोट का वैल्यू होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में। थ्योरी में नहीं जाना है ना, सीधे सीधे रिवीजन चल रहा है, बाकी इसके आगे पीछे का सब पढ़ा होगा तुमने। बताओ, आपको कोई क्वेश्चन है तो आप बताते भी रहना मेरे को। डाउट सेशन भी है ना ये आपका अगर कोई डाउट है तो आप डाउट भी पूछ सकते हो। मजा आ रहा है। मेरा टाइम एक चल रहा है। मतलब ये कि हर चीज मजेदार होना चाहिए। तुमने बैठना था यहाँ पे बाजार के गोले में भी, वो गांधी जी के बगल में आज नहीं बिल्कुल, मैं बैठने की बात तो अच्छा है, नॉट वेरी। ऐसे जयमाला लेके। अरे अब वो क्लास का टाइम वो मतलब बताओ यार, मैं सीखना चाहता हूँ लोगों से, प्रेसिडेंट कैसा। एक एमएलए के वोट का वैल्यू बताओ तो। तुम भी नहीं थी क्लास में, हम 4 ही जने थे ना, 4 और 1 4+1। तुम बताओ एमएलए का वोट का वैल्यू। जो इलेक्टेड एमपीज। ठीक है, ये एमपी का हो गया। एमएलए का बताओ जरा, तुम बताओ। टोटल जनसंख्या हाँ, किसी राज्य की पूरी पूरी जनसंख्या अपॉन नंबर ऑफ एमएलए इलेक्टेड और इनटू 1/1000। बस इतना ही तो था, हो गया प्रेसिडेंट के बारे में ही। बाकी एकल संक्रमणी मत पद्धति आपको पता होगा, मैं पूछूंगा नहीं, पता है पक्का, है ना? बाकी वीडियो देख लेना, इसलिए बना रहा हूँ। और क्या था इसमें, हाँ इसकी ज़रा पावर बताओ फटाफट, एग्जीक्यूटिव पावर बताओ, पीछे से तुम बताओ ज़रा, एग्जीक्यूटिव पावर कौन कौन सी हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, जितना याद आ रहा है बताओ एक एक करके। कार्यपालिका का मुखिया है, ठीक है। भारत सरकार के जितने काम होते हैं उसी के नाम पर होंगे। और हाँ, नियुक्त करता है जो संवैधानिक पद के। और सर्वोच्च सेनापति होता है तीनों, थल सेना, वायुसेना और जल सेना, इन तीनों का सर्वोच्च कमांडर होता है वो। और कूटनीतिक शक्तियाँ उसके पास हैं। प्रथम नागरिक है वो, आ गया ना उसमें जो पहला कॉन्सेप्ट था। बस इतने थे, नियुक्ति करता है और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। बस आर्टिकल 74 के बारे में हो गया। अब इसकी विधायी शक्तियाँ बताओ जरा, क्या चल रहा है, ध्यान देना। हाँ वो जो बोल रहे हैं मैं बिल्कुल ध्यान दे रहा हूँ, बोलिए। तो बताओ, एग्जीक्यूटिव पावर कौन कौन सी बताई हमारे बीच में भी जो बात हुई थी। ये राष्ट्रपति संसद का अंग होता है, ये जो संसद का सत्र है उसे आहूत व सत्रावसान करेगा। हाँ, संयुक्त बैठक बुला सकता है। ये संयुक्त बैठक भी बुला सकता है दोनों सदनों की। संयुक्त सत्र भी होगा एक। और ये राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है। और पहले जो लोकसभा में एंग्लो इंडियन थे ठीक है, और एक अध्यादेश वाला निकाल दिया तुमने। हाँ, अच्छा अध्यादेश कौन सा आर्टिकल में है? अध्यादेश, क्योंकि मुझे एक ही आर्टिकल याद है, 1 2 3, और आर्टिकल याद ही नहीं है मेरे को, 1 2 3। हाँ, और कोई आर्टिकल याद नहीं होता मेरे को। तो ये हो गया मेरा अध्यादेश। अब हम आते हैं इसकी क्लेमेंसी पावर, याद है कुछ? क्षमादान शक्तियाँ, क्षमा करना और क्षमा, लघुकरण, विराम, निलंबन। क्या था इसके अंदर वो तुम्ही को पता होगा। और और क्या था इसके बाद, वीटो शक्तियाँ बताओ जरा। हाँ, हाँ पुनर्विचार के लिए भेजना, वही बिल के साथ लिंक कर देना, बहुत बढ़िया हो गया। अब इसके बाद आओ, और वो है कौन सी वो आपातकालीन
हाँ आपातकालीन शक्ति है 352, 56, 60 इसके अंदर सारी चीज़ें याद होंगी, उस पर मैं नहीं आऊँगा। और क्या छोड़ा राष्ट्रपति में, हो गया अब इतना ही था। अब जरा आंसर दिखाओ मेरे को फटाफट, बाकी का कंटेंट करके कल के लिए छोड़ते हैं इसको। हिमांशु भाई तुमने तो आंसर, तुमको तो खैर विशेषाधिकार प्राप्त है। मैंने आपकी बात नाम लिखा था? आपने क्या बोलते हैं कि तुम आपको देख के मत आना। हाँ ठीक है, बात मानी। ठीक है। तो एक बात और मानना मेरी, कोले पे खड़े हो जाओ आज। नहीं वो तो दीक्षांत है, बोले में खड़ा हो गया। हाँ हाँ, हमारा नाम ले लेना, दीक्षांत वालों ने भेजा है। भारत में अपने विस्तार ने, अच्छा आप लोग हिंदी भी पढ़ते हो ना? हिंदी इसमें वो भी आता है ना, नाउन प्रोनाउन, संज्ञा सर्वनाम भी आता है ना इसमें। मैं जानना चाहता हूँ जरा तुम्हारी कैसी पकड़ है इसमें। मैंने आपको क्वेश्चन लिखवाया होगा, अपने क्वेश्चन में देखना। भारत में उपनिवेशवादी विस्तार ने किस प्रकार, इसकी आ गया ना, तो इसकी क्या है, एक सर्वनाम है, तो ये कौन सा सर्वनाम है? बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ, हिंदी के साथ इसको लिंक करने का प्रयास। भारत में इसकी एक सर्वनाम है ना, तो ये किस प्रकार का सर्वनाम है, ये जानना चाह रहा हूँ। व्यापक परिवर्तन ला दिया इसके बाद। भारत की वर्तमान संसदीय कानून का शासन हुआ। ये अपने मन से लिखा तुमने? ये कॉपी किसकी है, तुम्हारी है? अपने मन से लिखना था ना, अपने मन से भी लिखा होगा। जैसे पीछे जो है वो ऐड किया है। वर्तमान में जो महत्व है, ये अपने मन से लिखा है। अगर अपने मन से लिखा ना, तो ये बहुत गजब की चीज़ हो गई है। भारतीय प्रशासनिक सेवा पुलिस व्यवस्था का ढांचा भी औपनिवेशिक प्रशासन का ही विस्तार है। IAS भारत की संस्कृति को आधुनिकीकरण एवं पाश्चात्यकरण के मिश्रण में बदल दिया। उपनिवेशवाद ने भारतीय संस्कृति को आधुनिकीकरण एवं पाश्चात्यकरण के, ठीक है। इसमें एक सबसे बढ़िया क्या है पता है, इसका जो बनेगा कंक्लूजन, कि वर्तमान में वैश्वीकरण नहीं हो गया है, तो वैश्वीकरण के कारण हम सब लोग एक हो रहे हैं, उसका इम्पैक्ट हमारे कल्चर पे तो पड़ रहा है। ये और सकारात्मक पड़ रहा है, नकारात्मक, बस इतना ही लिखना है कि सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है बस, बाकी बहुत अच्छा है। अब जैसे यहाँ पर आया था ना, सामाजिक सांस्कृतिक सुधार, रूढ़िवादिता का विरोध, तो 2 भी लिख देंगे तो चल जाएगा। ये तो तुम अभी लिख रहे हो ना सब, जब तुम आंसर में बैठोगे तो कुछ याद नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं, सब जीरो हो जाएगा, शून्य बिल्कुल। याद ये रहेगा जो चेन बना रहा हूँ मैं, यही याद रहता है बस। अभी तो एक ही प्रश्न लिख रहे हो, मैं दूंगा बार बार इसको रोज। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो एक एक प्रश्न मैं आपको रोज दे सकता हूँ। सर वो ये बोल रहे थे ना, हाँ। थोड़ा बर्डन हो रहा है कि मतलब याद करने को भी हो रहा है हम्म। और फिर और सब्जेक्ट भी है। हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ ना, तो वीक में एक कर रहे हैं, हाँ या फिर वीक में संडे टू संडे कर रहे हैं, वो तुम्हारे पास है ना। हाँ हाँ संडे टू संडे। याद या फिर जैसे याद करने के हाँ। लिए भी होगा, जैसे आपने बोला था परसों की, मतलब मैं वो भी दूंगा कि जो क्लास में पढ़ा होगा वो भी तुम पहले देख के आओगे, हाँ तो फिर वो भी होगा, फिर क्वेश्चन भी होगा, फिर ये भी। तो HDM भी तो तुम्ही को बनना है, लाल बत्ती में तो बैठोगे, और नहीं बनना है। नहीं और सब्जेक्ट लाओ जरा नेक्स्ट कॉपी दिखाओ। हिमांशु भाई को क्या जरूरत है लाल बत्ती में, तुम गोली में बैठो, लाल बत्ती में अभी बैठते हो तुम, एम्बुलेंस आती है तुरंत।
भारत में उपनिवेशवादी विस्तार की कुटाई नहीं होगी वहाँ पे, फिर एम्बुलेंस बुलाएंगे। भारत में उपनिवेशवादी विस्तार ने शिक्षा, धर्म और राजनीति आधुनिक लिखा है तुमने। ये गलतियां हो रही है तुमसे, तुम्हारी कॉपी है ना बीच में, कल भी तुमने गलती की थी एक। ऐसा है ना, ये शब्दों पे थोड़ा ध्यान देना होता है, क्योंकि जो कॉपी चेक करने वाला है वो मूड ही हो सकता है मेरी तरह, कभी मूड सही रहता है कभी खराब रहता है, खराब रहेगा तो ऐसे कर देगा वो। आधुनिक हो गया, इसको थोड़ा सा छोटा वो मात्रा बनाना था। अब ये वैसे हो गया ना, जैसे मान लो कि आपका नाम क्या है, हिमांशु भाई, आप गोले पे गए हो आज, आपने सब अच्छे कपड़े पहने और टोपी आपने उल्टी करके पहन दी, अच्छा लगेगा वो? या फिर चश्मे का एक शीशा ही नहीं है, कुछ उस टाइप का लगेगा। ये तो मैं बोलूँ ना, इनकी सलाह से करो कि मैं खुद ऐसे नहीं हूँ। कौन ऐसे कपड़े पहनने का है? मैं वैसे कह रहा हूँ ना, तो वही चीज़ यहाँ हो जाएगी जो कॉपी चेक करने वाला है, ठीक है। बाकी ठीक है, आपने अपने मन से किया है या सहायता लिया? हाँ, सहायता किससे ली? चैट जीपीटी से? अच्छा, नोट से। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा प्रयास। तुमने नहीं तुमने लिखा है कुछ? नहीं लिखा? प्रश्न कहाँ पे था? अच्छा, ये उपनिवेशवादी सब एक ही रंग से किया है ना ये। परेशान नहीं होता यार। अरे परेशान इतनी जल्दी हो जाएंगे तो कैसे, बहुत बर्डन रखना पड़ता है ना बुद्धि में, पूरा भारत का वजन रहता है भाई रोज का। आज भारत में क्या अभी देखना पड़ेगा, तभी रोज का बर्डन हुआ इतना तो। हाँ, तो तभी तो मेरी खोपड़ी झनताई रहती है, सुनना रहता है दिमाग। कि सांस्कृतिक परिस्थिति पर गहरा प्रभाव डाला। हाँ, ये हस्तशिल्प वाला एंगल आपने डाल दिया। ये कॉपी किसकी है? सांस्कृतिक पुनरुत्थान, ठीक है। शिक्षा और भाषा का मिश्रण, सामाजिक सुधार पर बल। हाँ, ये है क्या ना, बाल विवाह, सती प्रथा, इन सबको इन्होंने बैन कर दिया था। इसका वर्तमान में भी चले रहा है। ये जो आपने इसका जो निष्कर्ष अपने मन से लिखा है ना, पक्का पक्का? अगर ये है ना, अगर ये बहुत अच्छा है, ऐसे होना चाहिए। अरे छुट्टी थोड़ा हुई अभी, कहाँ पैकिंग हो रही है? कहाँ पे है जल का स्तर विवरण? अच्छा, इधर है। नोट्स वगैरह तो बनाए रहे हो ना अपने, इसको बना के रखना, काम आएंगे सब।
क्या कह रहे हो? लिखा नहीं यार तुमने, गलत बात है। कल लिख के आओगे सर मैं? प्रयास करना। हाँ सर। सांस्कृतिक परिवर्तन किए गए, इन परिवर्तन पहला बिंदु अपने मन से लिखा है तुमने ना? दूसरा भी अपने मन से लिखा है, बहुत अच्छा। वो निष्कर्ष में क्या लिखा? आज का भारतीय समाज एक साथ दो संस्कृति में जी रहा है, बल जहाँ आज भी भारतीय संस्कृति की परंपराओं का पालन करते हैं और साथ में पश्चिमी जीवन शैली, तकनीकी पहनावा, खान पान आदि को भी अपनाएं। अच्छा है। तृतीय चरण के उपनिवेशवाद का सांप्रदायिक विभाजन व जातिगत जनगणना का आज भी मेघालय की शिक्षा का देखने को मिलता है। ऐसे तो आपका भी गलत हो रहा है एक वर्ड। ये दूसरे चरण में सती प्रथा या दास प्रथा जैसी बुराइयों का अंत हुआ, जिससे आधुनिक विचारधाराओं का, देखो आप लोग इसको लिंक करने में सक्षम हो पा रहे हो। आपने लिखा ना, देखो कि दूसरे चरण में सती प्रथा या दास प्रथा जैसी बुराइयों का अंत हुआ, तो आपके दिमाग में मतलब वो बन चुका है एक चेन कि दूसरे चरण में ये घटनाएं हुई हैं। इसी को तो डेवलप करना चाहता हूँ मैं। यही होता है निष्कर्ष। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवादी विस्तार भारतीय सांस्कृतिक ढांचे को गहराई से प्रभावित किया, जहाँ इसने मानसिकता वर्ड गलत हो रहा है। पेट फाड़ा वाला होता है सौ, इसमें कौन सा होता है वो? मानसिकता में सौ कौन सी होती है? कौन सी सौ होती है? चलो छोड़ो मानसिकता। तो आपका ये जो आंसर राइटिंग वाला है संडे टू संडे रखना कह रहे हो ना? दो क्वेश्चन, एक कॉलेज हिस्ट्री से दे दीजिए और एक कॉलेज हिस्ट्री का मुझे मंडे को दे देना। मंडे को तब 3 दिन में पूरा करेंगे बोला। तो वो उसी दौरान चेक हो जाएगा, नहीं तो फिर संडे को कर सकते। इसमें डाल देना ना तुम ऑनलाइन, उसमें सबका चेक कर लूँगा। वो सुविधा इसीलिए तो बना रखी हुई। तो सर ऑनलाइन में मतलब हमारी जो गलतियाँ हैं मैं निकाल के दूंगा, मेरी जिम्मेदारी है वो मेरी जिम्मेदारी है, वो तुम्हारी थोड़ा ना है। बाकी बात तो ऐसी होगी, मैं सामने ही बताऊंगा। आज का था प्रियम्बल, नहीं अभी प्रियम्बल पे क्वेश्चन दे रहा हूँ ना। आजकल तो भाई यही चल रहा है ना रिवीजन, तो आजकल तो बर्डन दूंगा ही मैं आपको। आज का क्वेश्चन लिखो। बर्तन भी लेके आ रहे हो क्या? क्वेश्चन क्या था? प्रियम्बल पे बनाएंगे। बाल विवाह पे तो ना कुछ बाल विवाह क्यों हो रहे थे? बाल विवाह और कहाँ हो रहे हैं बताओ?
तुम बाल विवाह की बात करो, विवाह नहीं हो रहे हैं भाई साहब, कितनी बड़ी समस्या है। तुम कहाँ जी रहे हो? तुम आज भी 200 साल पहले की बात कर रहे हो। तुम जरा ग्राउंड में जाओ तो सही, कितनी बड़ी समस्या है। शादियां ही नहीं हो रही है, तुम कहते बाल विवाह हो रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ, तुम आप ही तो बोल रही हो। यहाँ शादी नहीं हो रही, तुम बाल विवाह की बात कर रही हो। क्या था? क्योंकि मेरे साथ एक दोस्त ने कर रखा बाल राजस्थान का, कहीं कहीं होगा वो, प्रकृति ने उसको अच्छी जगह पैदा कर दिया होगा। क्या बता रहा था मैं? प्रस्तावना पर क्वेश्चन बना रहा था ना मैं। हाँ, जो मैंने बताया था ना ठाकुरदास भार्गव जी का, भारतीय संविधान में प्रस्तावना, भारतीय संविधान में प्रस्तावना फिर मैं कोई जोग लिख दिया क्या मैंने? भारतीय संविधान में प्रस्तावना इसकी आत्मा के रूप में संदर्भित की जाती है। आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। विच टाइप ऑफ क्वेश्चन मिस्टर हिमांशु? ये किस टाइप का प्रश्न है? मैंने आपको 2 प्रकार के क्वेश्चन समझाए थे उस दिन। कौन कौन से थे? ये तो जिसमें आलोचना होगी, ये तो आलोचना आर्गुमेंटेटिव क्वेश्चन है या फिर हाइपोथेटिकल है? इनको कैसे पता है? तो तुमने भी तो आए थे ना क्लास में, तुम तो 14 फरवरी के इंतजार में हो बस। हाँ, दोनों पक्षों में जाना पड़ेगा। इसमें मैं आपको ना अभी आप जाओ, इसमें 300 वर्ड का बना दो, कोई दिक्कत नहीं। 300 शब्दों का बना देना, जितना समझ में आता लिखना। और क्या क्या लिखना है थोड़ा मैं हिंट करता देखो। प्रस्तावना इसके आत्मा के रूप में संदर्भित की जाती है। आलोचनात्मक शब्द, जैसे मैंने एक एक करके बताया ना। संप्रभुता की बात आएगी तो संप्रभुता यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, ऐसे बताना होगा। ठीक है, इसके 2 मेथड है इसके भी। या तो पहले आप सारे पॉजिटिव दे दो, फिर नेगेटिव को दो, या पॉजिटिव नेगेटिव साथ लेते हुए चलोगे। नहीं समझे? हाँ हाँ, देखो जैसे तुमने संप्रभुता लिखा, इसमें यहीं पे बना देना है ऐसे। ये पॉजिटिव है नेगेटिव ऐसे बनाना है एग्जैक्ट बिल्कुल। यहाँ पे ऐसे लिखना पॉजिटिव, यहाँ लिखना नेगेटिव। और पॉजिटिव वाले में जो चीज़ें हैं वो लिख देना, नेगेटिव वाले में WTO मामला, बस हिंट करना है WTO और भारतीय गन्ने का मामला। क्योंकि चेक करने वालों को सब पता है, उनको हमारी तरह वो थोड़ा है कि कुछ नहीं आता है, उनको सब पता है। आपको हिंट समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूँ? एक मेथड ये है कि संप्रभुता के दोनों पक्षों को दो, या तो फिर पहले पूरे एक चेन पॉजिटिव की बनेगी, फिर आलोचनात्मक पक्ष में नेगेटिव वाला बनेगा। समझ पा रहे हो? अब इसमें क्या होगा, कुछ बिंदु, अब ये नहीं कि तुमने बहुत ज़्यादा लिखना है, 4 बिंदु लिखना पॉजिटिव, 4 नेगेटिव, ओके। फिर 3 बिंदु ऐसे बनाना जो दोनों के बीच का रास्ता बन पाए। समझ पा रहे हो? लास्ट में जैसे आपने संविधान की प्रस्तावना के बारे में लिखा है सकारात्मक चीज कि इसने हमको अधिकार दे दिए, समानता दे दी, ऐसा लिख दिया 4 बिंदु। 4 बिंदु नकारात्मक बना दिए, हमको यहाँ पे अधिकार तो दिए, यहाँ पे हमको अधिकार नहीं दिए, ऐसा हम कुछ भी बना सकते हैं। फिर 3 बिंदु ऐसे बनाना जो दोनों के बीच से रास्ता निकले, और वो रास्ता कैसा होना चाहिए? ऑप्टिमिस्ट, आशावादी हो। ठीक है, क्योंकि जहाँ पर आलोचना आ गई है, आलोचना में हमको एक सॉल्यूशन देना पड़ता है। ठीक है, तब मैंने आपको 300 शब्द दिए हैं। हाँ, मतलब आप अपना ओपिनियन बनाओगे सब जने कि ऐसा होना चाहिए, यहाँ पे ऐसा हो रहा है, ऐसा हो जाना चाहिए, और वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना चाहिए। ये नहीं कि पूरा गलत हो गया है, सिर पकड़ के रो गए, क्या कर दिया ये, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। फिर लास्ट में एक कंक्लूजन लिखेंगे मात्र 2 लाइन का, कोशिश करना कि 2 लाइन में निपट जाए। अब क्या चल रहा है हमारा संविधान में प्रस्तावना की बात चल रही है,
वो प्रस्तावना क्या है, हमारी संविधान का निचोड़ है। तो उसके लिए क्या एक कंक्लूजन बनना चाहिए? संविधान के लिए हाँ, संविधान अच्छा है किसी भी देश के लिए, अगर उसको फॉलो करते हैं तो अच्छे तरीके से। एक लाइन में बन सके जो क्या हो सकता है? संविधान देश की आत्मा है। देखो ये वाला देखो, इसकी आत्मा के रूप में संदर्भित की जाती है ना? ये तो क्वेश्चन था। अब हमने 3-4 लोगों के ऐसे वो पढ़े हैं सिद्धांत, तो उसमें जो सबसे बढ़िया सिद्धांत लगता है ये तो मैंने प्रूव कर दिया, वहाँ डाल देंगे, इसलिए तो लिखवाए हैं ये यहाँ काम आएंगे। उसकी तैयारी कर रहा हूँ PSC तो ये क्या चल रहा है भाई साहब, ये ताली बजा रहा हूँ क्या मैं? ये 14 फरवरी की तैयारी थोड़ा कर पा रहा हूँ। 14 फरवरी से बड़े वो स्टार्ट हो गए आप। तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो ना, और क्या कहें फिर तुमसे? ऐसे लगता है तुम्हारी 14 फरवरी की तैयारी चल रही है। हेलो, धन्यवाद, खत्म हो गया आज भी यार।